नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। नोएडा प्राधिकरण ने अब शहर को साफ सुथरा रखने के लिए एक नया प्लान बना लिया है। अगर किसी ने शहर में गंदगी फैलाई तो उसे अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस जुर्माने को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने एक लिस्ट भी बनाई है, जिसे बहुत ही जल्द सार्वजनिक करते हुए बाजारों और सेक्टरों के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। इस लिस्ट में गंदगी फैलाने वाले लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में जुर्माना बांटा गया है। नोएडा प्राधिकरण की इस लिस्ट के अनुसार अगर कोई गाड़ी से गंदगी फेंकता है या फिर सार्वजनिक जगहों पर थूकता है तो उसे 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करने पर 500 रुपए, स्कूल और अस्पताल के आसपास गंदगी फैलाने वाले पर 750 रुपए, कचरा पेटी दबाने पर 2,000 रुपए और खुले में जानवरों को शौच कराने पर 500 रुपए देने पड़ेंगे। इसी के अलावा शहर की साफ सफाई को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने अपनी इस लिस्ट में साफ कर दिया है कि मलबा सड़क किनारे पर रखने पर 3,000 रुपए और नाली और सीवर में जाम करने वाले सामने फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। क्योंकि शहर में बहुत से लोग कचरे को सड़क किनारे ही छोड़ देते हैं, जिससे आसपास भी गंदगी फैलती है। ऐसे में शहर में गंदगी फैलने की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। इसीलिए नोएडा प्राधिकरण अब लोगों को गंदगी ना फैलाने को लेकर जागरूक कर रहा है। मध्य प्रदेश में साल 2019 में खुले में शौच से मुक्त करने के लिए राज्य घोषित किया गया है, लेकिन हकीकत इससे उलट दिखाई दी। राजधानी भोपाल से सटे जिले रायसेन में सीहोर, विदिशा और राजगढ़ जैसी जगहों पर ओजीएफ का मजाक बनता हुआ दिख रहा है। सीहोर में मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद ओजीएफ मानदंडों पर खरा नहीं दिखता। सर्वे के मुताबिक कई जिलों का दौरा किया गया और इस दौरान गांव-गांव जाकर ओजीएफ की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाएगी। कई स्थानों पर शौचालय बने हैं, लेकिन ग्रामीण उसका इस्तेमाल करते नहीं हैं। कई शौचालय खंडर में तब्दील हो चुके हैं और ग्राम बुर्दी कला, अलीपुर, उमरखाल, रतनपुर, तुमड़ी समेत दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर शौचालय को लेकर गड़बड़ियां मिली हैं। आपको ये भी बता दें कि अलीपुर की एक आदिवासी महिला पुनिया बाई ने बताया है कि हमें शौचालय नहीं मिला और हम शौच के लिए बाहर जाते हैं। सरपंच और सचिव कहते हैं कि अभी आया ही नहीं आपका शौचालय। इस मामले को लेकर अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने कहा है कि ये मामला आपके द्वारा संज्ञान में लिया गया है और जहां जहां शौचालय नहीं बने हैं और जहां शौचालय खंडर हो गए हैं उनके बारे में अफसरों को संज्ञान में लाएंगे और जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। कहा यह भी गया कि हमारी सरकार हमेशा ही गरीबों के जनहित योजनाओं को चला रही है और हमारा जिला भी ओडीएफ है। और मध्य प्रदेश में साल 2019 में खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किए जाने के लिए अब लगातार सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। आपको यहाँ बता दें कि हकीकत इससे उलट दिखाई दी, क्योंकि राजधानी भोपाल से सटे तमाम ऐसे जगहें हैं जहां पर ओजीएफ का मजाक बनता दिख रहा है। यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और गृह जिला होने के बावजूद मुख्यमंत्री का यहाँ पर ओजीएफ मानदंडों पर ये जिला खरा नहीं उतरा है। यहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जहां दौरा किया गया और गांव-गांव जाकर ओजीएफ की वास्तविक स्थिति के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। कई स्थानों पर शौचालय बने हैं, लेकिन ग्रामीण उसका इस्तेमाल नहीं करते और जो शौचालय हैं वो खंजर में तब्दील हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर शौचालय को लेकर गड़बड़ियां भी मिली और अब अलीपुर की एक आदिवासी महिला ने जानकारी दी कि शौचालय उन्हें मिला ही नहीं और जब शौचालय के बारे में सरपंच और सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपका शौचालय अभी आया ही नहीं है, जिसे लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने कहा कि ये पूरा मामला संज्ञान में ले लिया गया है और जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस पूरे मामले का निस्तारण किया जाए। और मौसम विभाग ने चारधाम समेत अनेक जिलों में बारिश या फिर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसी के साथ ही भारी बारिश के आसार वाले जिलों में हल्का भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़क बंद होने, नदी और नालों में पानी बढ़ने जैसी तमाम चेतावनियां जारी कर दी हैं। प्रदेश में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थ स्थलों और तीर्थयात्री और पर्यटकों से
सतर्क रहने की अपील की। कहा गया है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में बने हुए इस कंट्रोल रूम को टोल फ्री नंबर 1364 या फिर मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मौसम और मार्गों की पूरी तरह से जानकारी लेने और पंजीकरण कराने के बाद ही उत्तराखंड आए। कहा यह भी गया है कि अगले 4 दिनों में प्रदेश में मौसम ऐसे ही बदला रहेगा और मौसम विभाग ने चारधाम समेत अनेक जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ ही भारी बारिश के आसार वाले जिलों में हल्का भूस्खलन और चट्टान गिरने से चेतावनी भी लोगों को दी गई और इसी के चलते पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। कहा यह भी गया कि तीर्थ यात्रा पर आने के लिए ऊनी कपड़े, छाता, रेनकोट और तमाम ऐसे उपकरण भी साथ लेकर आएं ताकि खुद का बचाव कर सके। और बढ़ते अगली खबर की ओर। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना और 11 देशों में 4,25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले पर्वतारोहियों का दल जो है शुक्रवार को राजस्थान के कोटा जिले पहुंचा। यहां पर डीएम हरिमोहन मीणा से मुलाकात कर पर्यावरण और सामाजिक सुधार को लेकर संदेश दिया गया, जिस पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने दल के सदस्यों के अदम्य साहस और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार और प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने दल के सदस्यों से पर्यावरण सुरक्षा के लिए अलग अलग राज्यों और देशों में किए जा रहे कामों की जानकारी ली। इस दौरान डीएम हरिमोहन मीणा ने युवाओं को संदेश देने के लिए पैदल यात्रा के माध्यम से संपर्क करने की सोच की सराहना की। पर्वतारोहियों ने बताया है कि देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से हरिद्वार के रास्ते वो यहाँ पहुंचे हैं। दल के सदस्यों की ओर से सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति समेत कई दूसरे कार्यों को लेकर जागरूक कार्यक्रम के बारे में यात्रा के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से सीधा संवाद कर प्रचार किया गया रहा है। आपको यहाँ बता दें कि पर्वतारोही दल के लीडर अवध बिहारी लाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है और उसी समय से इस काम को करने घर से निकल गए। अब दल के सदस्य लखनऊ में पहुंचे हैं और इसी बीच आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि लखनऊ के जितेंद्र प्रताप ने जानकारी दी कि अवध बिहारी लाल के साथ वो 11 साल की उम्र से हैं। लगभग 1995 से वो जुड़े थे और ये भी बताया गया कि भारत समेत दूसरे 11 देशों की पैदल यात्रा कर 14 करोड़ 50 लाख पौधे उन्होंने लगाए हैं। और इस दौरान दल में महेंद्र प्रताप, गोविंद नंद और विजय शंकर समेत 20 सदस्य हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे और बेंगलोर और मैसूर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कहा गया है कि वो योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और चामुंडी पहाड़ियों और लिंगायत के प्रमुख स्थान सुतुर मठ का दौरा करेंगे। और इस बीच भारतीय सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील की कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें और कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में और देश को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया फैसला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरीके से हिंसा फैलाने और उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर भी इस दौरान निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि खेल मंत्रालय भी अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद उनके लिए कुछ करने पर विचार कर रहा है। और इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। साथ ही इस दौरान वो बेंगलोर और मैसूर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंगलोर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए एक परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे।
यहाँ पर आपको बता दें कि उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी उद्घाटन होगा। साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और चामुंडी पहाड़ियों और लिंगायत के प्रमुख संस्थान सैतुर मठ का दौरा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि बोम्मई ने कहा है कि 20 और 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर और मैसूर का दौरा करेंगे। साथ ही इस दौरान तमाम तैयारियों की समीक्षा भी सीएम द्वारा कर ली गई है। और अब जल्द ही आपको बता दें कि बीजेपी से सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पीएम मोदी से कैबिनेट का विस्तार करने को लेकर चर्चा भी की है। लंबे समय से चर्चा लंबित थी और उनकी ओर से 20 जून को पीएम मोदी के बेंगलोर पहुंचने पर इस मामले पर चर्चा करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बोम्मई पीएम मोदी से बात करने से पहले नड्डा से भी इस मामले पर चर्चा करेंगे। और अब खबर राजस्थान से है, जहां कोटा में चल रहे विकास कार्यों में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं ऐसे कई काम हो रहे हैं जो कि विश्व स्तरीय हैं। कोटा में अब रेगिस्तान की झलक भी देखने को मिलेगी, जहां नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बोट के जरिए घंटों तक चंबल की खूबसूरती को देखा और वहीं पर चंबल रिवर फ्रंट का समय रहते हुए पूरा करने के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल 3 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस बीच अधिकारियों को समय पर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए गए और उन्होंने निरीक्षण में शुरुआत ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट से की। तो वहीं रिवर फ्रंट में बोट से करीब 2 घंटे तक वो निरीक्षण करते रहे और वहां चल रहे सभी कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री धारीवाल ने कहा है कि कोटा में एक नायाब रिवर फ्रंट बनने जा रहा है, जो कि देश और दुनिया में पर्यटन के क्षेत्रों में कोटा को बड़ी पहचान दिलाएगा। और इस बीच गंगापुर में बनाकर नाबालिग मौत का झूला झूल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि नाबालिगों का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल बीते 7 दिनों में जाजमाऊ के अंतर्गत गंगा में डूबने से 3 लोग जान गंवा चुके हैं और एक ही महीने में नाविकों ने 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान बचाई भी है। गंगा में डूबकर मौत होने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की लापरवाही भी साफ देखी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर मौत का झूला बनाकर ये नाबालिग खेल रहे हैं और राहगीरों ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पुल के नीचे इन्होंने झूला बनाया है, एक रस्सी बांधी है, जिसके दौरान ये झूले से खेलते नजर आए और इसी बीच कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राहगीरों ने इनका वीडियो बनाकर भेजा है और आपको बता दें कि पुल से जो तारे जा रही हैं, उन्हीं तारों को ये झूला बनाकर बच्चे झूल रहे हैं। खेल में प्रयोग किया जा रहा है और लापरवाही के साथ जान पर खतरा बच्चों के बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई इन बच्चों पर नहीं की गई। आई की है, यहाँ पे तार टूटे हुए न जाने कई वर्षों से, जिसमें बच्चे लटक के नहाते हैं और हादसा हुआ करता है। कई मरतबा शासन को लोग कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया जिससे हो रहे दुर्घटना रोकी जा सके। बच्चों को मना किया जाता है, लेकिन वो तो मानते ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी ढिलाई रही है। लगभग 1 महीने में 3 से 4 हादसे हो चुके हैं। आए दिन हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन हादसे को रोकने के लिए कोई भी ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा, जिससे हो रहे हादसे पे रोकथाम हो सके। सबसे बड़ी और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह विधिवत और विवादित कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, ठीक उसी तरह से अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना को वापस लेकर युवाओं की मांग को स्वीकार करना होगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार 8 वर्षों से जय जवान जय किसान के मूल्यों का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है।
इस दौरान केंद्र से सशस्त्र बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे ग्रामीण युवाओं के दर्द को समझने का आग्रह किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच कई राज्यों में राजमार्ग और रेलवे स्टेशन पर हिंसा भी देखी गई और इस दौरान तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस की गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कुछ शहरों में रेलगाड़ियों में आग लगाए जाने और निजी और सार्वजनिक वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की भी घटनाएं सामने आई। और खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के तलब करने का मामला जिले के कांग्रेस के कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया। यहां आपको बता दें कि ये ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेसियों की तरफ से, जो कि राष्ट्रपति के नाम सौंप दिया गया और सिटी मजिस्ट्रेट को ये ज्ञापन कांग्रेसियों ने दिया, जिसके दौरान जमकर नारेबाजी की गई। ईडी की प्रतिशोध और द्वेषपूर्ण भावना को कम करने के खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है और कांग्रेसियों का कहना है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है जो की जा रही है। और चुनावी रंजिश को लेकर नामजद अभियुक्तों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। गोली लगने की वजह से परिजनों द्वारा युवक को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव मोहम्मद नगर बझेड़ा का है, जहां पर पहले से ही चली आ रही प्रधानी की रंजिश को लेकर गांव के नामजद अभियुक्त के बेटे गोपाल और ओमवीर निवासी फर्रुखाबाद को गोली मार दी गई। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और परिजनों ने गोपाल को सीएचसी में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि चिकित्सकों ने उसे जिला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया, लेकिन उपचार के दौरान ही गोपाल ने दम तोड़ दिया है। साथ ही इस दौरान गोपाल के भांजे का कहना है कि वो अपने मामा के साथ केदारनाथ से दर्शन कर गांव वापस लौट रहा था। रास्ते में ही पहले से घात लगाए बैठे अभियुक्तों ने शख्स को गोली मारी और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। थाना अलीगंज पुलिस को सूचना मिली कि मोहम्मदपुर बझेड़ा गांव में एक गोपाल नाम के युवक को गोली लगी है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण पे पुलिस छानबीन कर रही है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई। सर, इनका 302 का मुकदमा पहले से चल रहा था, तो इनकी 1-2 दिन में तारीख और थी। उन लोगों ने प्लान करके, हम लोग केदारनाथ से वापस आ रहे थे, 3-4 किलोमीटर पीछे थे। 3-4 किलोमीटर पीछे होने के कारण उन लोगों ने, वो हमारा मामा जी हमारे वेट कर रहे थे, वेट करने के कारण वो 4-5-6 लोग आए, उनने गोली मार दी। इनने हमारे पास फ़ोन किया तो 3-4 किलोमीटर पीछे थे, पर हमने इन्हें तुरंत उठाया, अलीगंज ले गए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ से रेफ़र किया गया एटा के लिए। एटा जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचने के लिए 10 मिनट पहले इनकी डेथ हो गई। पुरानी रंजिश जो चल रही थी वो किस विवाद, क्या विवाद था? सर, गोलीबाजी चली थी 302। किस बात को लेकर? सर, इस बात को लेकर पहले से इलेक्शन के टाइम लड़ाई हुई थी। इलेक्शन के टाइम तो दूसरे लोगों ने इन्हें पैसा दिया था कि इन्हें मार दो, मामा जी को बताया था पहले। अच्छा। जी, इन्हें मारने की धमकी दी गई। तो उस साइड से डॉक्टर और थे जानवरों के, जो उस साइड से निकल रहे थे, तो जिसने पैसे लिए थे वो वहाँ खड़ा था राइफल लेके, उसने इनके ऊपर फायरिंग की। तो इनने अपने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ से निकल रहे थे, इनने भी फायरिंग की। तो जो जिसने पैसे दिए थे वो भी पास में खड़ा था, उसने साइड से गोली मार दी। सर, इनका 302। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज़।